Welcome listeners. Today's topic is Unit 1 Strategic Human Resource Management यानी SHRM, पेपर ऑफ MPA 014 Human Resource Management। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़ी मशीन्स, ह्यूज कैपिटल या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट? लेकिन इन सबको चलाने वाली जो असल ताकत होती है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम समझेंगे कि कैसे एचआर अब सिर्फ एक बैक ऑफिस सपोर्ट फंक्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी आर्किटेक्टोनिक एक्टिविटी बन चुका है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एचआर सच में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को आकार दे सकता है? सालों से एचआर को बस एक रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क माना जाता था, जैसे सैलरी प्रोसेस करना, छुट्टियां अप्रूव करना या बस खाली पोजीशंस भरना। लेकिन आज की इस फास्ट पेस्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ कॉस्ट कटिंग से तो काम नहीं चलने वाला। ह्यूमन कैपिटल का एकदम स्मार्ट और इकोनॉमिकल यूज होना चाहिए। ये जो सवाल है ना, ये हमें ट्रेडिशनल एचआर के पुराने नजरिए को चैलेंज करने और एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर का एक क्लियर रोड मैप तैयार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे एसएचआरएम की आवश्यकता, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, फिर हम बात करेंगे एसएचआरएम के 3 अप्रोचेस की। चौथे पॉइंट में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट कवर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस वर्सेस बेस्ट फिट, और आखिर में हाई परफॉर्मेंस एचआर मॉडल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एसएचआरएम की आवश्यकता, यानी रिएक्टिव टास्क से हटकर प्रोएक्टिव पावर हाउसेस की तरफ बढ़ना। देखिए, आजकल ग्लोबलाइजेशन के इस इंटेंस प्रेशर में हर बिजनेस चाहता है कि कॉस्ट कम हो और वो मार्केट में सबसे आगे रहे, और यहीं पर एंट्री होती है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एसएचआरएम की। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो एसेंशियली इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइजेशन के बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ टाइटली लिंक करना। इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ लोगों से काम करवाना नहीं है, बल्कि बिजनेस परफॉर्मेंस को बूस्ट करना और एक ऐसी कल्चर बिल्ड करना जहां लगातार इनोवेशन हो। ये प्रैक्टिकली एक आर्किटेक्टोनिक एक्टिविटी है। जैसे एक आर्किटेक्ट केयरफुली बिल्डिंग बनाता है, वैसी एचआर ऐसी स्किल्स बिल्ड करता है ताकि कंपनी अपने फाइनल गोल्स अचीव कर सके। अगर हम ट्रेडिशनल एचआर और स्ट्रेटेजिक एचआर को कंपेयर करें तो इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एचआर जो पूरी तरह से रिएक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये बस बनी बनाई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का एक टूल भर है। दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक एचआर जो बिल्कुल प्रोएक्टिव है, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को क्रिएट और शेप करने में मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच है। एसएचआरएम इस फाउंडेशनल बिलीफ पर बेस्ड है कि एम्प्लॉइज के स्किल्स और उनका आपस में इंटरैक्शन सिर्फ डेली टास्क के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, संगठनात्मक रणनीति या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को समझना। ये बेसिकली बिजनेस लॉजिक का ब्लूप्रिंट होता है। स्ट्रैटेजी का ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट अचानक से नहीं आया, इसका एक लंबा इवोल्यूशन रहा है। अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएं तो 1955 में पीटर ड्रकर ने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। फिर 1962 और 1980 के दौरान एल्फ्रेड चैंडलर और माइकल पोर्टर जैसे स्कॉलर्स ने एक क्लासिकल अप्रोच डेवलप किया। उनका मेन फोकस नंबर्स, प्लानिंग और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ज्यादा था, लेकिन इसमें ना ह्यूमन एलिमेंट कहीं पीछे छूट गया था। फिर आया 1990 का दशक, जहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। एकेडमिक्स ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि स्ट्रैटेजी सिर्फ पेपर और नंबर्स का खेल नहीं है, ये लोगों से यानी रिसोर्स बेस्ड ह्यूमन एलिमेंट से सीधे जुड़ी हुई है। चैफी नाम के स्कॉलर के अनुसार एकेडमिकली स्ट्रैटेजी को हम 3 अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं। पहला है लीनियर, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग और फोरकास्टिंग है, यानी एक क्लियर सीक्वेंस फॉलो करना ताकि फाइनल गोल तक पहुंच सके। दूसरा है अडैप्टिव, इसका मेन फोकस है फिट अचीव करना, मतलब जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट बदल रहा है वैसे वैसे अपने इंटरनल वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना ताकि एक बैलेंस बना रहे। और तीसरा है इंटरप्रेटेटिव, ये थोड़ा डीप है। यहाँ स्ट्रैटेजी को मेटाफोर और कल्चर के रूप में देखा जाता है, जहां हम ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी के जरिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, एसएचआरएम के 3 दृष्टिकोण। अब हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स पर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होती है। थियरीज में एचआर और स्ट्रैटेजी को कनेक्ट करने के 3 मेन अप्रोचेस या फ्रेमवर्क्स माने जाते हैं। पहली अप्रोच है यूनिवर्सलिस्टिक। ये कहती है कि कुछ स्टैंडर्ड एचआर प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली इफेक्टिव हैं, यानी उन्हें कहीं भी अप्लाई करो और रिजल्ट देंगी ही।
इनका गोल है सबके लिए एक जैसे प्रिंसिपल्स ढूंढना। दूसरी है कंटिंजेंसी अप्रोच। ये मानती है कि नहीं, ऐसी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, एक पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रैटेजी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। और फिर आती है तीसरी, कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच। इसका मानना है कि एक सिंगल एचआर पॉलिसी कुछ खास नहीं कर सकती, हमें एचआर प्रैक्टिसेस का एक पूरा पैटर्न या बंडल चाहिए जो इंटरनली कंसिस्टेंट हो और एक दूसरे को स्ट्रांगली मजबूत करे ताकि रियल सिनर्जी अचीव हो सके। यहीं से हम अपने चौथे सेक्शन में एंटर करते हैं, सर्वोत्तम अभ्यास बनाम सर्वोत्तम फिट, यानी बेस्ट प्रैक्टिस वर्सेस बेस्ट फिट। ये सच में मॉडर्न एसएचआरएम की सबसे बड़ी और सबसे सेंट्रल एकेडमिक डिबेट है। जो लोग यूनिवर्सलिस्टिक या बेस्ट प्रैक्टिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो अक्सर पेफर की इन 7 हाई परफॉर्मेंस एचआर प्रैक्टिसेस को फर्मली पॉइंट आउट करते हैं। पेफर का आर्गुमेंट बहुत क्लियर था। वो कहते थे कि अगर कोई कंपनी जॉब सिक्योरिटी दे, बहुत केयरफुली सिलेक्टिव हायरिंग करे, एम्प्लॉइज को सेल्फ मैनेज टीम्स में आज़ादी दे, परफॉर्मेंस के बेसिस पर हाई कॉम्पेंसेशन ऑफर करे, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, स्टेटस और हिरार्की का डिफरेंस कम करे और ओपनली इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो ऐसी कंपनी हमेशा अपने कंपेटिटर से बेहतर परफॉर्म करेगी। इन प्रोपोनेंट्स का मानना है कि ये 7 प्रैक्टिसेस किसी यूनिवर्सली परफेक्ट रेसिपी की तरह हैं। लेकिन यहाँ पर बेस्ट फिट अप्रोच वाले बिल्कुल अलग सोचते हैं। अगर हम दोनों को कंट्रास्ट करें, बेस्ट प्रैक्टिस का मेन अजम्पशन है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच सबसे अच्छी है, लेकिन बेस्ट फिट के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि रियल वर्ल्ड में हर फर्म की रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। जो एचआर सिस्टम किसी बड़ी टेक जायंट के लिए परफेक्टली काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए भी वैसे ही सही हो। एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केट फोर्सेस पर कंटिंजेंट होता है। ये बहुत ही आइडियोसिंक्रेटिक होता है, जिसे जरूरत के हिसाब से टेलर करना पड़ता है। और इस इंटेलेक्चुअल टेंशन के ठीक बीच जॉन पर्सल का एक बहुत ही फेमस कोट आता है। उन्होंने दोनों आइडियोलॉजीज को क्रिटिक करते हुए एक सिंपल एडवाइस दी, रैशनल चॉइस के जाल में फंसने से बचें। ये डीप पॉइंट है। पर्सल हमें रिमाइंड करवाते हैं कि पेपर पर बनाई हुई स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों न लगे, रियल वर्ल्ड में ह्यूमन वेरिएबल्स बहुत कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इंसानों के साथ हम हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह रैशनल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बस एक रिजिड मॉडल के पीछे भागना सही नहीं है। चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाई परफॉर्मेंस एचआर मॉडल्स। अब इन थियोरेटिकल बातों को ग्राउंड लेवल पर रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बंडलिंग कहते हैं। बंडलिंग बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशनल मोड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका मतलब है कि अकेले आइसोलेटेड एचआर प्रोग्राम्स चलाने के बजाय ऐसी एचआर पॉलिसीज को कंबाइन करना जो एक दूसरे को एक्टिवली सपोर्ट करें। जब ये म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पॉलिसीज एक साथ बंडल होती हैं, तो ये परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा, एकदम सिनर्जेटिक इम्पैक्ट डालती हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल जहां हर पीस परफेक्टली दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। सिनर्जी एक्चुअली बनती कैसे है? स्टेप 1, आपने कैंडिडेट्स का बहुत केयरफुली सिलेक्शन किया जिनका एटीट्यूड सही है। स्टेप 2, आपने उन्हें लगातार और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी। स्टेप 3, फिर उन्हें माइक्रो मैनेज करने के बजाय उनकी अपनी सेल्फ मैनेज टीम्स बना दी जहां वो खुद डिसीजन लेते हैं। और स्टेप 4, उनका कॉम्पनसेशन उनकी टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम बेस्ड पे से डायरेक्ट जोड़ दिया। अब आप खुद देखिए, ये सिर्फ अलग अलग एचआर स्टेप्स नहीं हैं, ये एक्चुअली एक पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम बन गया है जो लगातार हाई परफॉर्मेंस जनरेट करता रहेगा। इन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स को आखिर रियल लाइफ में ड्राइव क्या करता है? इनके मेन ड्राइवर्स क्या हैं? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी जो लोग ग्राउंड जीरो पर कटिंग एज काम कर रहे हैं, डिसीजन लेने की पावर उन्हें सौंपना। दूसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग और मल्टी स्किल सीखने का एक ओपन माहौल बनाना। तीसरा, जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं उनका डायरेक्टली कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से कंप्लीटली अलाइंड होना। चौथा, कम्युनिटी और एम्प्लॉइज के बीच एक गहरा म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टैब्लिश होना। और सबसे आखिर में एक ऐसी लीडरशिप जो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक ना हो बल्कि सपोर्टिव हो, जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के बजाय लोगों की क्रिएटिविटी को सामने लाने पर जोर दे। अगर हम रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो 2 मेन मॉडल्स वाइडली डिस्कस होते हैं, हाई कमिटमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट। हाई कमिटमेंट मॉडल का कोर फिलॉसफी है कि एम्प्लॉइज फोर्स्ड कंट्रोल या डर से नहीं बल्कि सेल्फ रेगुलेशन और अपने कमिटमेंट से काम करें। इसमें कंपल्सरी लेऑफ्स नहीं किए जाते, हायरार्कीज को डेलिबरेटली कम रखा जाता है और मेरिट बेस्ड पे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाई इन्वॉल्वमेंट मॉडल इस अप्रोच को एक कदम और आगे ले जाता है।
ये एम्प्लॉयज को एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टनर्स मानता है। इसमें ऑनलाइन वर्क टीम्स, जॉब रोटेशन और ट्रांसपेरेंट सजेशन प्रोग्राम्स पर जोर दिया जाता है ताकि हर एक इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड और वैल्यूड फील करे। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद रिसोर्स बेस्ड व्यू के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिसमें सच में सोचने वाली बात है। फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक स्ट्रिक्ट नंबर्स ड्रिवन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और अपने एम्प्लॉयज की ह्यूमन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सिटी के बीच एक लंबा बैलेंस आखिर कैसे मेंटेन करेंगे? ये अपने आप में आगे चलकर हम सबके लिए एक बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट एक्सप्लेनर में डिस्कस करेंगे। If you like to attain the quiz, see the description for quizzes. Please do like, subscribe and share.